किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है औदार नहीं। गिर उठ चल और फिर दौड़, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य और आज हम वहाँ पहुँचे हैं एक नई चर्चा के साथ। इस नई चर्चा में जो व्यक्ति हैं उनका नाम है शिवम सिंह। अभी हाल में ही सीजीएल का रिजल्ट आया है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आया था। उसमें ये साहब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के पद पर चयनित हुए हैं। तो आज हम इस यात्रा के बारे में इनसे गहनता से चर्चा करेंगे और इनकी इस यात्रा को समझने का भी प्रयास करेंगे। आज हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, जब कोई एक व्यक्ति, खासकर अगर वो विद्यार्थी हो, एक अपना जनपद छोड़कर किसी दूसरे जनपद में जाता है, खासकर वो विद्यार्थी जीवन हो, तो उस विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार का प्रभाव रहता है। हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदित्य। आपका चयन हो चुका है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जॉब मिल गई है। आप जॉब के पहले और जॉब के बाद का सीएम सिम में क्या डिफरेंस बेसिक सा नजर आता है, उसको थोड़ा बताइए। देखो, मेरे में डिफरेंस के लिए तो बात अलग है, साथ ही साथ एक बिहेवियर में चेंज तो अलग बात हो जाती है। लेकिन एक जैसे आप कोई पेपर देने जाते हैं ना, तो अगर आपको जॉब में एक मिल चुकी है तो उसके बाद खुद में एक सेटिस्फेक्शन ये होता है कि इतना कि मेरे पास कोई एक जॉब है। तो अगला जो आप पेपर देते हैं ना, उसकी बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के देते हैं, जिस वजह से वो पेपर और अच्छा निकल जाता है। तो एक बेसिक चेंज जॉब के बाद ये होता है। दूसरा, लोगों का नजरिया तो आपको देखने का तो बदल ही जाता है, क्योंकि वहाँ सक्सेस होने का एक टैग तो लग चुका होता है। हाँ, ये टेंशन वाली बात जो बहुत ही ये बहुत मायने रखती है। रीजन ये है कि जब आप एक जॉब में, कोई छोटी हो या कोई हो बड़ी हो, ये मायने नहीं रखता। लेकिन जब आपके पास कोई एक ग्रेजुअली सेटिस्फिकेशन आ गया कि आप यहाँ पर एक सेटल हो चुके हैं, कि आपके हाथ में कुछ है, तो वहां से कहीं ना कहीं आप आगे और बेहतर करने की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इस पर भी बहुत सारे भी क्वेश्चन आने बाकी हैं। गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं इस पर पूरी तरीके से। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर और शुरुआती शिक्षा कहाँ से रहती है और कितना, इसको जरा सा बताइए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिताजी मेरे जो हैं एक फार्मर हैं, मम्मी गृहिणी हैं। और मेरी शुरुआती शिक्षा जो रही, क्लास 1 से 8 तक एक ही स्कूल में रही। नॉर्मल सा एक प्राइवेट स्कूल था, छोटा सा, वहाँ मैंने पढ़ाई करी। और उसके बाद 9 से 12 तक मैंने एलपीएस माधोगढ़ से पढ़ाई करी अपनी। अच्छा, इंटरमीडिएट तक। तो ये इंटरमीडिएट उसी में? हाँ, सब वहीं तक रहा। अच्छा, फिर इंटरमीडिएट के बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से शिफ्ट हो गया, लखनऊ। अच्छा, माधवगंज से लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वहाँ से यहाँ आने का क्या मतलब राज है? इसके रीजन ये है क्योंकि मेरा जो, देखो, आईआईटी वगैरह करने के लिए घर में कहा गया एक बार, लेकिन मैं थोड़ा, देखिए क्या होता है कि जब आप तैयारी करने की फील्ड में बढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका परिवार कहाँ तक सहन कर सकता है आपके जो एक्सपेंसेस है वहाँ तक। तो ये चीज़ एक मायने रखती है। तो एक तो ये नजरिया था। दूसरा था कि मेरा आईआईटी की फील्ड में थोड़ा रुझान कम था, इस वजह से क्योंकि मुझे उस समय कुछ दिख रहा था कि अगर आप आईआईटी के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो अगर आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंस की नहीं है तो आप उतना ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको पुराना दोबारा मुड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैंने यही समझा कि मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, फिर आगे की जर्नी देखूंगा कहाँ जाती है। अच्छा, तो अच्छा, क्या हरदोई में, जैसे आपने बताया कि हरदोई से उठ करके आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब क्या पहले से पता था कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में, या कहीं से? नहीं, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा कोई खास पता नहीं था, बट ये था कि मेरे उधर कॉलेज तो बहुत हैं। और कॉलेज में मेरा प्रॉपर कॉलेज जाकर, डिग्री कॉलेज जाकर पढ़ने का मन नहीं था कि मेरा मन था कि मैं यूनिवर्सिटी से ही करूंगा, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू हो। बीएचयू का भी मैंने पेपर दिया था, वो वहाँ भी गया था, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे यहाँ एडमिशन कराने के बाद पता चला, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं गया। किस सब्जेक्ट से आपने? ग्रेजुएशन में मैंने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे वो फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स था। अच्छा। रीज़न मेरा एक और बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं केमिस्ट्री ऑप्ट करना चाहता था स्टैट्स की जगह पे, लेकिन क्या था कि मेरा जनरल कैटेगरी में यहाँ पे, मैं अपनी अगर कैटेगरी ओबीसी में जाता तो मुझे केमिस्ट्री मिल जाता, लेकिन मेरा क्या था, एडमिशन मुझे पहले ही दिन करा लेना था। अच्छा। सुबह से शाम तक इंतजार करते करते हो गया, तो मैंने सोचा करा ही लेता हूँ अपने वेट का। तो मैंने फिर स्टैट्स ऑप्ट कर लिया, क्योंकि सब्जेक्ट वहाँ पे ये था कि मैथ्स से रिलेटेड है और मैथ्स से मुझे डर लगता नहीं था, तो इस वजह से मैंने मैथ्स के बेसिस पे ले लिया। से डर नहीं लगता। आएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से। आपने कहा केमिस्ट्री हमको लेनी थी। पहले व्यक्ति आज हमको ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमको केमिस्ट्री लेनी थी ग्रेजुएशन में, लेकिन अभी तक जिनसे हमने चर्चा की है लगभग उन्होंने कहा कि हमको केमिस्ट्री ड्रॉप करनी थी। तो केमिस्ट्री के प्रति इतनी जो है दिलचस्पी, मतलब इसके पीछे क्या राज है? कोई दिलचस्पी नहीं। रीजन ये रहा है
कि जैसे हम लोग पीसीएम के ग्रुप से जब इंटर करके आते हैं ना, तो हम्म। वही 3 सब्जेक्ट के मुंह में पड़े होते हैं कि हमें यही 3 सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, ये तो बस यही सबसे बड़ी बात अच्छा थी वही और कि कोई ग्रेजुएशन वाला हाँ, पीसीएम और वाला कोई ही नहीं। केमिस्ट्री चलनी चाहिए। हाँ। अब ये बताइए कि कैसा आपका ओवरऑल रहता है ग्रेजुएशन में, क्या माहौल रहता है और किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी? माहौल शुरुआती ईयर का तो बहुत कठिन रहा। रीज़न ये था कि जब मैं इंटर से लखनऊ आया था, तो मेरा मीडियम एक चेंज हो गया था लखनऊ सिटी में। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम का था वहाँ से, तो यहाँ पर आकर इंग्लिश मीडियम हो गया पूरा। तो उसका असर मुझे बहुत देखने को मिला और मेरे फर्स्ट ईयर के मार्क्स बहुत ड्रॉप हो गए थे। अच्छा। आप इतना समझ लीजिए, मेरे मार्क्स 43% थे फर्स्ट अच्छा, ईयर इंटर में के। कितना परसेंट था? इंटर में मेरा 89% था। फर्स्ट ईयर में यहाँ कितना आया? 43%। 43%। हाँ, बहुत ड्रॉप हो गया वहाँ से। हम्म। तो वहाँ से तो मैं परेशान हो गया कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने पापा से बात करी थी, तो पापा कहने लगे कर लो। क्योंकि मेरा हाल ये रहा है कि जब भी मेरा कुछ चेंज होता है ना मीडियम वगैरह, तो मैं फर्स्ट ईयर में लुढ़क ही जाता हूँ। अच्छा। हाँ, हर बार का यही सीन है। हाँ। मैं लुढ़क ही जाता हूँ, मैनेज नहीं हो पाता मेरे से। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती हैं। तो वहाँ तक मीडियम की बात रही, तो मीडियम चेंज हो गया। लेकिन लास्ट ईयर तक आते आते मेरे फर्स्ट डिवीजन मार्क्स बन गए थे, टोटल मिला के 61% हो गए थे। ग्रेजुएशन यानी कि फर्स्ट क्लास में हाँ, पास हो गया। अच्छा। लास्ट ईयर तक अच्छे मार्क्स बना लिए मैंने। थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करना होता है। हाँ, क्या ड्रॉप किया? मैंने फिजिक्स ड्रॉप कर दिया था। रीज़न ये था कि स्टैट्स के साथ मैथ के साथ दोनों का मिलन हो गया ना, तो वो अच्छा लगने लगा। और स्टैट्स और मैथ तो मेरा पहले से ही फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा। हाँ। मैथ को ड्रॉप भी नहीं करना था, बाकी कोई दोनों में से एक चूज कर लेते हैं। हाँ। है ना? तो स्टैट्स को मतलब फिर क्यों चीज इसके पीछे स्टैट्स के पीछे रीज़न ये था ना कि फिजिक्स को देखो, एक क्या होता है ग्रेजुएशन में, फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकल के लिए टाइम बहुत जाता है। स्टैटिस्टिक्स में इतना प्रैक्टिकल के लिए टाइम जाने वाला नहीं है कि आपको बार बार लैब के चक्कर काटने पड़े। और वहाँ पे कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, उसके प्रैक्टिकल होता है ऐसा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी होती है ना, तो वो चीज़ें इतनी अखड़ी नहीं मुझे, तो मैंने स्टैट सब्जेक्ट ले लिया। और बाकी कई लोगों ने ये भी बताया था कि आगे जा करके आप जब बढ़ेंगे एमएससी वगैरह करते हैं तो उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मैंने एक ये प्रॉस्पेक्टस ले लिया। परस्यू किया उसके बाद? नहीं, मैंने नहीं किया, परस्यू नहीं परस्यू किया? क्यों? छोड़ दिया था। इसके पीछे रीज़न था क्योंकि आगे चलकर मुझे कुछ लोगों से पता चलने लगी कि आगे उसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस है कि अगर आप आगे चलते हैं तो आगे आपके लिए और भी फील्ड में जाने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो फील्ड छोड़ दी फिर। अच्छा। ना ही मैथ्स से मैंने एमएससी किया, ना ही स्टैट्स से। तो क्या चल रहा था कि उधर एमएससी की ड्रॉप मतलब नहीं किए, तो क्या चल रहा था? क्योंकि- ग्रेजुएशन के बाद क्या मतलब चीजें बढ़ी, कहाँ से बढ़ी फिर? ग्रेजुएशन के बाद देखो, मुझे ये था प्रॉपरली कि मैं उस लाइन की टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहता था कि मैं टीजीटी वगैरह के लिए जाऊं या पीजीटी के लिए, मैं उधर टीचिंग में नहीं आना चाहता था। और थोड़ा रुझान ये था कि मैंने अपने आसपास लोगों को देखा। मेरी एक कजिन थी, वो यहाँ पे तैयारी करने के लिए आई थी, तो मैंने उसको देखा था कि तैयारी कर रही है, तो थोड़ा बहुत एसएससी सीजीएल के बारे में ये सब चीज़ें मुझे पता चली। तो मैंने वहाँ से चीज़ें क्या करी कि चीज़ों को बदल दिया। अब मैं उस फील्ड को छोड़कर तैयारी की फील्ड में आ गया, क्योंकि वो क्या था कि 10th लेवल तक उसमें कोर्स आता है और वहाँ तक 10th लेवल का जो कोर्स होता है वहाँ पर समझ अपनी अच्छी होती है। तो इंग्लिश के साथ भी डर मेरा खत्म हो गया था। जब डर खत्म हो गया तो मैंने सोचा इसको ऑप्ट कर लेते हैं, कुछ ना 1-2 साल में निकाल ही देंगे। इतना कॉन्फिडेंस था वहाँ पे। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है 2018 में। हाँ। उसके बाद फिर कहाँ पर, यहीं पर? मैं यहीं रहा और मैंने तैयारी करी। तैयारी तो शुरुआती ईयर में मैंने तैयारी करी तो कुछ अच्छा, 2-3 महीने की तैयारी बस ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीधे सीजीएल की तैयारी पे आ गया था। एमएससी आपने सोचा नहीं? कुछ नहीं सोचा, मेरा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा था कि सीजीएल करना है। हाँ, सीधे सीजीएल पे। सीजीएल का बीज कहाँ से बन पाया, मतलब कहाँ से? बताया तो मैंने कजिन को देखा था, तो मैंने सोचा मैं तैयारी करता हूँ उसकी। काफी सारी देखी पोस्ट वगैरह, रिसर्च वगैरह करी, ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं अच्छी खासी उसमें, तो मैंने वहीं से सीधे आ गया मेरा ख्याल सीजीएल के लिए। हाँ, मैं बढ़ गया। सीजीएल की ग्रेजुएशन के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये प्रिपरेशन आप सेल्फ करते हैं या फिर किसी कोचिंग संस्थान को? मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी। अच्छा। कोचिंग के जरिए मैंने करी, 2-3 महीने मेरी कोचिंग हो पाई थी। उसके बाद 2-3 महीने कोचिंग करने के बाद मेरा हाल ये होता है कि मुझे चिकन पॉक्स हो जाता है, जिस वजह से मुझे घर जाना पड़ जाता है। चिकन पॉक्स हो जाता है मतलब क्या? चिकन पॉक्स हुआ था। अच्छा, आप तो ऐसे बता रहे हो जाता है मतलब? चिकन पॉक्स होता है रेगुलर बेसिस, मतलब चिकन पॉक्स हो गया मेरे। हाँ, तो ये वही है। नहीं, रेगुलर बेसिस वाली में चिकन पॉक्स हो जाता है, मतलब एक वायरस है, फैलने वाली बीमारी तो हो ही जाता है ना, परमानेंटली थोड़ी होती है। ठीक है, तो वहाँ से मैं बढ़ा, तो 2-3 महीने मेरे वहाँ से बेकार चले गए और साथ ही साथ कोचिंग में भी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, टीचर्स वगैरह बिखरने लगे थे, जिस वजह से वो
कोर्स जो है, मतलब आप वो समझ लीजिए, जो मेरा वो तैयारी का फेज था 1-1.5 साल का, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कछुए की चाल से जैसे तैसे करके और जैसा तैसा पूरा हो गया। मतलब ये नहीं समझ सकते कि वो रिजल्ट देने वाला था, फ्रूटफुल था ही नहीं था बिल्कुल कहीं से भी कि वो फ्रूटफुल होगा आगे चलकर। हमें संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि तो छोड़िए कि मुझे मैथ का तो लगने लगा था कि मैथ में कर लूंगा जाके, लेकिन एक बोलते हैं ना शुरुआती में आपको जब उस पेपर की नस नहीं पता है, जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं गए तब तक आपको ये लगेगा कुएं के मेढक कुएं में रह जाता है। तो वही था। तो वो मैथ्स का मेरा था 2019 का, मैंने अटेम्प्ट डाला, उसका पेपर 2020 में होना था। अच्छा। तो तब तक मेरी वही तैयारी चल रही थी, मैं थोड़े उसके बहुत रिवीजन कर रहा था क्योंकि मैं कुएं का मेढक था, शुरुआती तैयारी थी, तो मुझे जितना पता था उतना ही देख रहा था। जब मैंने 2019 का पेपर दिया 2020 में, तो मुझे समझ में आया कि जो भी मैंने पढ़ा है वो वर्दी नहीं है, बेकार है। अच्छा। फिर वहां से मेरा रुझान बदला। तो 2020 के पेपर देने के बाद 2019 वाला 2020 में मैंने जब पेपर दिया, तो उसके जस्ट 10 दिन के बाद लॉकडाउन लग जाता है, जिस वजह से मुझे घर जाना पड़ जाता है। मतलब सबको जाना पड़ गया, क्या हुआ, मेरा क्या है, कोई नया है, सब वहीं से सबका बदल गया चीजें। तो वहां से मेरी कोचिंग भी छूट गई थी। अच्छा। तो फिर मतलब जब कोचिंग छूटी, आप घर के तरफ फिर पलायन कर गए? हाँ, तो शुरुआती के 2-3 महीने वो मस्ती में गुजरते हैं, सबको पता है, घर में गए तो कोई टेंशन तो है नहीं अब। तो शुरुआती हाँ 2-3 महीने टेंशन में, कोई टेंशन नहीं, खाली उसमें गुजरे। फिर जब 2020 का प्री का 2019 वाले प्री का रिजल्ट आता है ना, तब मैं देखता हूँ कि मेरे नंबर इतने ही बने हैं जो वर्दी नहीं थे। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि जो पढ़ा है वो बेकार है, अब कहीं नई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। तो वहां से टेंशन भी बढ़ने लगती है, और उसे कैसे हैंडल करना है उस चीज के लिए मैंने, मेरे दोस्त थे तो मैंने आसपास से पता किया यार कैसे क्या पढ़ाया जा सकता है। उस समय देखो डिजिटल में मीडियम में टीचर्स आने लगे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी। तो थोड़ी बहुत शुरुआतें कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो ये थी कि शुरुआत तो मैंने मतलब बेकार चली गई, फिर लेकिन उसके 2-3 महीने मतलब सितंबर अक्टूबर तक ऐसा हुआ कि नेटवर्क की समस्या तो बहुत थी मेरे यहाँ पे। गांव में ऐसी समस्या है कि आप बात तक करना मुश्किल हो जाता है, अगर आप सेकंड फ्लोर पर नहीं जाते हैं अच्छा तब तक बात नहीं कर सकते। तो वो चीज मुझे बहुत फेस करनी पड़ी। नेटवर्क में, इंटरनेट के मामले में तो आपको 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अगर इंटरनेट चाहिए। तो वहां से फिर मैं, जब मुझे टीचर्स का पता चला, तो मैं पढ़ने के लिए मैं 1-1.5 किलोमीटर दूर जाता था, वीडियोस डाउनलोड करके लाता था घर पे, डेली का मेरा था, और फिर मैं उनको पढ़ता था। अच्छा, इस पर भी थोड़ा सा हम विराम लगाते हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा पहले प्री और मेंस की बात, है ना। तो प्री में आपके 4 सब्जेक्ट, आपका जीएस रहता है, इंग्लिश रहता है, और रीजनिंग रहता है, और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो हम कह सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। किस मैथमेटिक्स को छोड़ करके बचे 3 पोर्शन, प्री के लिए आपको क्या लग रहा था कि किसमें ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? सबसे बड़ी बात, अगर आप मैथ्स में बेशक कितने भी अच्छे हों, अगर आप यहाँ तैयारी करने आते हैं, तो एक भ्रम छोड़ के तैयारी करने आइए कि हम अच्छे हैं। अच्छा। रीजन ये है, जब आप वो मैथ सॉल्व करते हैं ना, तो बेसिक है, एक एक लाइन लिखने वाली। यहाँ अगर एक लाइन से काम नहीं चलेगा, जब तक आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब तक अगला बच्चा 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होगा, क्योंकि उसके पास टाइम की कमी होती है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स में आप ये बताइए, जैसे आपका मैथमेटिक्स तेज था, तो आपने क्या उसी प्रोसीजर, जैसे हम लोग पढ़ते क्या कि इंटर में और उस प्रकार का पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बेस चलता है चीज़ें, कि ये पहले लिखा फिर फार्मूला लगाया फिर इस प्रकार कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया उस चीज़? देखिए रीज़न ये है ना, जब मैंने 2019 का पेपर दिया था 2020 में, जो मैंने बताया, तो 2020 का पेपर मेरा वही भ्रम था, मैंने बता रहा हूँ ना, तोड़ना भ्रम जरूरी है वहाँ पे। अच्छा। तो मेरा भ्रम था कि ना, जो मेरे को मैथ आती है मैं उससे सब काम चला लूंगा। जब पेपर में आप एक्चुअली देने जाते हैं ना, वहाँ सारे भ्रम टूट जाते हैं, सब चकनाचूर हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल पेपर वहाँ पे आपको आपकी औकात दिखा देगा क्या है। वहाँ पे आपको compete करना है लोगों से, तो वहाँ पे सेकंडों में रेस जीतनी पड़ती है आपको। अच्छा। अगर बंदा 40 सेकंड में क्वेश्चन कर रहा है, तो आप 35 सेकंड में भी कर लेंगे, तब भी आप रेस जीतने के लायक हैं, ये आप समझ लीजिए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपना भ्रम तोड़ के आइए, और यहाँ पे बेसिक, जैसी मतलब कि बेसिक से एक एक लाइन लिखने वाली चीजें नहीं होती हैं। जो आप एक लाइन लिख के एक पन्ने में सवाल लगाएंगे, वहाँ बच्चा 2 लाइनें लिख के सवाल खत्म करके निकल जाएगा, ऐसा होता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रिक्स, और ट्रिक्स ऐसी नहीं कि ट्रिक्स तीर खींच के बता दी, ट्रिक्स में भी आपको कंसेप्चुअल पता होना चाहिए कि ट्रिक्स क्यों लग रही है ये। अच्छा। जब ये चीजें पता होंगी आपको, तो वहां पर तैयारी आप बेहतर कर पाएंगे, वरना वो रटने वाली चीजें हो जाती हैं, और वहां पेपर में जाकर सब गोलमाल हो जाता है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उसे हैंडल करना बहुत जरूरी होता है।
अच्छा, आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, प्री में आपको क्या लगता, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वो तकलीफ रही कि हाँ इसको आपके लिए हैंडल करना था? शुरुआत में तो मुझे देखो सबसे कठिन अभी भी जो मुझे सब्जेक्ट लगता है वो मेरा है जीएस, क्योंकि उसमें समझने वाली चीजें कुछ नहीं रटने वाली होती है। तो आप समझ सकते हैं मैं बीए चला जाता अगर मुझे जीएस पसंद होता, तो मैंने ग्रेजुएशन बीएससी से करी तो कहीं ना कहीं रटने वाली चीजों पे मेरा फोकस नहीं रहा। बट फिर भी मैंने जो बेसिक चीजें जीएस की होती हैं वो कंप्लीट करी थी, कि जैसे कुछ बेसिक सब्जेक्ट जो है स्टैटिक के हो गए, या जीएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें, और साइंस के जो बेसिक चीज़ें, ये चीज़ें आपको कंप्लीट ही करनी है। रीज़न ये है कि वहाँ जो बच्चा आता है उसमें सबको ये चीज़ें आ रही हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो आ रही हैं वो चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें, और तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो जो चीज़ें सबको आ रही हैं उसमें आप ज़्यादा फोकस करके रहें कि उसको। अच्छा, 2019 में आपका प्री देते हैं, प्री क्वालिफाइड नहीं होता है। अच्छा, कितने महीने की तैयारी की थी उसमें? तैयारी तो मेरी रही है, लेकिन रीज़न ये है ना, कोर्स कंप्लीट ऐसा नहीं हुआ कि मैं वो तैयारी समझूं, क्योंकि वर्दी नहीं थी जो चीज़ें, तो उसको तैयारी नहीं बोल सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि वो मेरा टाइम वेस्टेज था एक तरीके से। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं वहाँ से पथ पे नहीं था, अपने सही ट्रैक पे नहीं था, बिल्कुल मैं अलग चल रहा था। मतलब मेरे को समझ आ रहा था कि सब सही है, जो टीचर्स बता रहे हैं सब सही है, लेकिन एक्चुअल सीजीएल की दुनिया दूसरी है। हाँ, वो पता चला कि बाद में जब जाने पर वहाँ की, हाँ, कि पहला जब पेपर दिया तब समझ में आया क्या है एक सीजीएल। अच्छा, फिर जब प्री में आपका नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या जर्नी स्टार्ट, फिर कहाँ से स्टार्ट? फिर मेरी जर्नी ये होती है कि मैं थोड़े दिन तो टेंशन रही कि मेरा क्यों नहीं हुआ, फिर उसके बाद एनालाइज करना शुरू किया, तो कैसे क्या अब करूँ आगे। तो मुझे केवल एक ही रास्ता नजर आया कि सब छोड़ के, जो पीछे हो गया उसको भूल के दोबारा से आगे बढ़ो, और दोबारा से एक जीरो से शुरुआत करते हैं, बेस से उठा के, बेस से फिर उठ के शुरू करी मैंने तैयारी। और उस बेस में ये था कि जैसे रीजनिंग की कुछ बेसिक चैप्टर्स थे तो मैं कंप्लीट कर चुका था। सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँ तो ये कंप्लीट कर चुका था, बाकी सब चीज़ों को फिर मैंने धीरे धीरे टीचर्स को ऑप्ट करके करना शुरू किया ऑनलाइन मीडियम से। अच्छा, प्री में आपने कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की थी कोई भी? दोबारा से मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है। रीज़न ये है, मैंने केवल इंग्लिश की कोचिंग एक बार ज्वाइन करी थी ऑफलाइन, उसमें भी मुझे 2 ब्रेक करके भी कोचिंग पूरी करनी पड़ी। 2 ब्रेक करके, लॉकडाउन फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद कोचिंग, तो वो ब्रेक उसमें भी रहा है। अच्छा, हाँ। अब आ जाते हैं हम आपके 2020 में। हाँ, 20 में आपका प्री होता है, 2020 का प्री 21 में हुआ। अच्छा, 20 का प्री क्वालिफाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेंस के लिए। अच्छा, मेंस और प्री के बीच में कितना वो रहता है गैप? देखिए अब तो टाइम बहुत कम देने लगे हैं, पहले काफी गैप रहता था। पहले प्री के बाद रिजल्ट ही आने में 5 महीने लग जाते थे। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो जब रिजल्ट आने में 5 महीने, क्या मेरा अगस्त में पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट मुझे नवंबर लास्ट में मिला था, अगस्त के पेपर का, और दिसंबर में नंबर्स उन्होंने जारी किया, और जनवरी में फिर उन्होंने मेंस कराया था 2020 का। अच्छा, अब क्या आपको लग रहा था कि प्री क्वालिफाई हो गया है, 2019 का प्री क्वालिफाई 2022 का, अब मेंस में आए हैं आपको, तो मेंस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसको थोड़ा सा बताइए। मेंस में आपको मेनली पहले जो सब्जेक्ट थे, अब तो चेंज हो चुका है, तो सभी चीज़ें की जैसी है। पहले जो सब्जेक्ट थे मेंस के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स देना था, सबको ये चीज़ें देनी होती हैं, वो दोनों सब्जेक्ट पे आपको काफ़ी फोकस करके रखना था। अच्छा, इंग्लिश और मैथ पर, मैथ के तो आप महारथी बन रहे थे। हाँ, वहाँ तक मैंने जब अभिनय सर से पूरी क्लासेस कर ली थी कंप्लीट, एक क्लासेस मैंने ऑनलाइन लेकर के पूरा 0 to पूरा बैच करा, और उसके बाद प्रैक्टिस में क्लासेस करी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं पूरा डर खत्म हो गया। आपने बताया अभिनय शर्मा सर, तो कैसे उन तक आप किसी माध्यम के थ्रू पहुंचे, मतलब किसी ने बताया था कि अपने आप? हाँ, एक दोस्त था जिसने सजेस्ट किया था, कई टीचर सजेस्ट किए, लेकिन फिर जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मैंने टीचर्स के सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे, फिर मैंने जब देखा कि मेरी ट्यूनिंग किससे मैच करे, या मैं किसके अनुसार मैं सोच सकता हूँ, या जो टीचर है वो मेरे तरीके से सोच रहा है या मैं उसके तरीके से सोच रहा हूँ, फिर मैंने उस टीचर को कॉन्टेक्ट किया। अच्छा, वहाँ से मैं अपने सब्जेक्ट से जुड़ा, क्योंकि उन्हें उनका मेरा लगता है कि मैं उनकी तरह ही सोचता हूँ, या वो बिल्कुल एक क्वेश्चन को देखने का नजरिया एक ही है। क्वेश्चन को देखने का नजरिया एक ही है। क्वेश्चन आते हैं मैथ और इंग्लिश। मैथ्स में आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, और इंग्लिश में आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन? हाँ, 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अच्छा, तो इंग्लिश के लिए आपने बताया कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। इंग्लिश के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी और कोर्स कंप्लीट कर लिया था, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस आती है। क्या लग रहा था कि इस बार मेंस में परीक्षा दिया था, क्या लग रहा था इस बार, उम्मीद थी? 2020 वाला प्री का मेंस दिया था तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी। रीज़न ये था ना, क्योंकि उस बीच में जो मेरा गैप हुआ था पर्सनल बीमारी वगैरह की सिकनेस की वजह से,
तो 2 महीने की जो पेपर आप एक समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का रोल यहाँ से आपको समझ में आता है कि अगर आप कहीं भी 15 दिन का गैप कर लेते हो उसमें, तो वो पढ़ाई बेकार चली जाती है पीछे की पूरी आपकी। अच्छा। हाँ, तो हाँ, जब ये मैं कह सकते हैं। दोबारा मैंने उसके लिए मेंस के लिए तैयारी करी, मतलब तो वो प्रैक्टिस थी नहीं उस हिसाब से, तो मेंस अच्छा नहीं गया था एक तरीके से, आप कह सकते हो, तो मेंस में नहीं हुआ था। अच्छा, मेंस का रिजल्ट आया 2020 का, आपका नाम नहीं था उसमें। हम्म। दिमाग में क्या चल रहा था उस समय कि चीज़ें तो चलती हैं दिमाग में, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को दोष देने से पहले खुद के अंदर झांक लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है। तो नहीं तो फिर रिजल्ट आ जाता है, फिर मतलब चीजें तो मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं उस चीज़ के लिए। फिर क्या था कि 2 महीने बाद प्री था, फिर लगा हुआ। अच्छा, प्री फिर लगा हुआ फिर था। लगा था। अब ये था 2021 वाला। 21 का था। अच्छा, प्री में तो कोई, हमें नहीं लगता कोई भी आपको दिक्कत हुई होगी। हाँ, दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत नहीं है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, तो चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मॉक वगैरह देते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है लगातार। अच्छा, ये प्री के लिए किस प्रकार से मॉक देते थे? प्री में रीज़न ये है, प्री में देखिए चार पोर्शन होते हैं, सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मॉक इतना ज़रूरी है वहाँ पे करने के लिए कि आप प्रीवियस ईयर से लेकर सारे मॉक दीजिए। मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो प्रीवियस ईयर में बुक सॉफ्ट कर लेते हैं। आप एक बार बुक लगा लीजिए प्रीवियस ईयर की, लेकिन उसके बाद मॉक पे आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए। मॉक से शिफ्ट होने से आपकी टाइम जो है वो आपको पता चलने लगता है कि किस क्वेश्चन में हम टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, किस क्वेश्चन में कम दे रहे हैं। मॉक्स में नंबर पा रहे थे आप, मॉक्स दे रहे थे? मॉक पे नंबर 140 प्लस आ जाता था। अच्छा, एवरेज। कभी ऐसा नहीं होता था कि मॉक्स में बहुत डाउन चला जाए? हाँ हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। तो बस यही है कि उस समय इतना दुख होता है कि बस मन करता है पढ़ाई बेकार ही हो गई है मेरी, एक ही पेपर में। हाँ, मॉक जब जाता फिर था उसके बाद मॉक जब इस प्रकार चला जाता था, तो फिर मतलब अपने आप को बूस्टअप करने के लिए क्या चीजें रहती थी? मेरा एक दोस्त था, मैं फोन करता था, दोनों लोग मिलके बस यही बातें करते थे, भाई तेरा कितना गया, मेरा तेरा कितना गया। अच्छा, तो पता चलता उसका भी खराब हो गया तो मेरा भी खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक चीज फॉलो करते थे या फिर बुक्स से लगाते थे या फिर नहीं, मॉक के लिए आप ऑनलाइन मीडियम लीजिए। आप देखिए टेक्स्ट बुक आजकल बहुत रेलिवेंट होता है, तो टेक्स्ट बुक पे लोग देते हैं। बाकी मेरे पास 2-4 ऑप्शन थे, मैंने 3-4 तक मॉक ले रखे थे 3-4 प्लेटफॉर्म से। अच्छा, क्योंकि मॉक्स की संख्या मुझे ज़्यादा चाहिए थी। प्लेटफॉर्म बता दीजिए। देखो, टेक्स्ट बुक हो गया, वॉल्यू बोर्ड हो गया, बायजू हो गया और सुपर मॉक्स हो गए। 4 प्लेटफॉर्म थे जहाँ से मैंने मॉक ले रखे थे। अच्छा, मॉक्स के लिए कोई टाइमिंग सेट कर रखी थी कि मतलब सुबह देने या शाम को देने या दिन में कितने? देखिए, प्री के लिए मेरा टाइमिंग ये था कि मैं सुबह शाम मॉक दे लेता था, 2 कभी 2 कभी 1, तो टाइमिंग शिफ्ट नहीं होती है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि मेरा पेपर किस शिफ्ट में पड़ रहा है, मतलब शिफ्ट सुबह की है, दोपहर की है या शाम की है, तो लगभग 10 से 12 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि मेरी शिफ्ट कौन सी है। तब आप जिस समय आपका पेपर हो उस समय पे बिल्कुल देने बैठ जाइए मॉक। ये एक बहुत रिलेवेंट पॉइंट है। रीजन ये होता है कि जब आप 12 दिन की प्रैक्टिस उस समय की कर लेंगे कि इस समय पे मुझे मॉक देना है, तो जब आप पेपर में बैठेंगे जाके, तो माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगेगा आपके उस समय कि ये कैलकुलेशन होनी है, ये करना है, ये करना है, ये पढ़ना है, ये सब चीज़ें चलने लगती हैं वहाँ से। अच्छा, तो मॉक्स मतलब एक अगर सीजीएल करना है तो मॉक्स मतलब जरूरी है, एक कि रामबाण है। हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हो। हाँ, कि बिना मॉक्स के जो है आप जो है विजयी नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप समझ लीजिए पीछे का धकेल दिए जाएंगे। मॉक्स नहीं तो मतलब कुछ सीजीएल आप भूल जाइए। हाँ, भूल जाइए, बिल्कुल क्वालिफाई नहीं होगा। हाँ, चेक करना जल्दी आप अपने आप को परखने के लिए, आपको परखने के लिए और टाइम को मैनेज करना, ये सबसे बड़ा रोल हो जाता है कि कितने समय में हमें कौन सा पोर्शन खत्म करना है अपना। 2021 का मेंस हो जाता है आपका, प्री हुआ मेंस हो गया, इस बार क्या चल रहा था दिमाग में? देखिए, सबसे बड़ी चीज, जब मैंने प्री दे लिया था तो मुझे पता चल गया था, जब मैंने आंसर की देखी थी कि मेरा हो जाएगा प्री से, तो फिर अब की बार ये था कि कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो मैंने बिना नंबर देखे अपने या रिजल्ट का इंतजार किए बिना मेंस की मैंने प्रैक्टिस बैक ले ली थी और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था मैथ्स इंग्लिश की। अच्छा, वो सबसे रेलेवेंट पॉइंट रहा मेरे लिए। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कहाँ से की? इसके लिए मैंने अनअकैडमी से कोर्स लिया था, वो टीचर्स थे वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था प्रैक्टिस बैच के लिए। अच्छा, मेंस में हो जाता है आपका। हाँ, उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें रहती? मेंस के बाद देखिए रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न देने के बाद आप रिटर्न की भी प्रैक्टिस करिए। फिर रिटर्न के बाद कुछ रह नहीं जाता, आप इंतजार करिए पेपर नंबर का, बस और क्या। किस प्रकार का रहता है। लेकिन एक रेलेवेंट पॉइंट इसमें ये रह गया था कि जो स्टैट सब्जेक्ट से अलग क्वालिटी इसकी डिग्री थी, वहां से मुझे कहीं ना कहीं एक चीज मिल गई थी कि ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं।
अच्छा, स्टार्ट सब्जेक्ट था आपके पास ग्रेजुएशन में, हाँ। तो आप पहले ही सोच के रखे थे कि हमको इधर या फिर जेएसओ मिले या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ही मिले या फिर कुछ और भी? नहीं नहीं नहीं, मेरी सोच जेएसओ या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की थी नहीं। हाँ, रीजन मेरा कुछ और विजन था उस फील्ड में। और क्या चाहते थे आप? अभी भी मैं दूसरी तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ कि मतलब फील्ड ये रहेगी, बट मैं पोस्ट चाहता हूँ एएसओ वगैरह की, एक जगह पे सेटलमेंट हो जाए मेरा। आपके थोड़ी सी बैकग्राउंड पर चलते हैं। आपने बताया था कि हमारा बचपन जो है हरदोई में बीता। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि जब एक विद्यार्थी वहाँ से पलायन करता है किसी दूसरे जनपद पर, तो क्या दिमाग में चल रहा था उसके, फैमिली उसमें क्या सोच रही होती है, और यहाँ जब आते हैं दूसरी जगह पर तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ, किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं और आप उन पे किस प्रकार पे काम करते हैं, और काम करते हुए अपनी जो जिस एम के साथ आते हैं उस एम में आप कितनी भागीदारी निभा रहे होते हैं उसमें, इसको जानना जरूरी है। जब घर से आप निकलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, क्या पहले बात तो परिवार से दूर होना एक सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है। हाँ। उसको आप कहीं ना कहीं यही सांत्वना देकर करते हैं कि हम अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ तक तो कुछ दिनों तक आप ये सांत्वना देते हैं तो वो चीज़ें सही होने लगती हैं, लेकिन असली चीज़ जब शुरू होती है जब आप यहाँ बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत आदतों में ना पड़ जाएं या कुछ रास्ता ना भटक जाएं, ये चीज़ें भी सोचकर आपको यहाँ पे चलनी होती हैं। तो इन चीज़ों से भी दूरियां बनाती हैं। फिर दूसरी बात, एक और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे अपने खर्चों को कैसे बैलेंस करना है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, तो उसे भी ध्यान में रखना होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए तब आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने जैसे ये बताया कि क्या चीज़, अच्छा ये कभी इफेक्ट नहीं पड़ा कि आपको यहाँ रह रहे हैं तो विचार आ रहा हो बार बार मन में कि घर की याद आ रही हो, या फिर जिस एम से आप आए हो यहाँ पर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा? नहीं नहीं, ऐसा घर वालों से तरफ से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आप आज मीडियम ये है, मोबाइल के माध्यम से बात वगैरह कर सकते हैं और इतना ज़्यादा खास दूर नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी है। तो आप महीने 1.5 महीने में आप घर भी जा सकते हैं 2-4 दिनों के लिए। हाँ बिल्कुल, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बट ये है कि ज़्यादा दिनों के नहीं, यानी कि एक बार गए 15 दिन रुके फिर आए तब तक सब पटिया मिल हो गया आपका, ये चीज़ें नहीं। अच्छा, यहाँ पर जब आप रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं आप या फ्लैट लेकर रहते हैं, तो जो रूम लेकर रहते हैं आप उस पर, तो उस रूम में बहुत सारी, आपको जब रहते हैं दिन में तो बहुत सारी दिनचर्या में आपको काम करने पड़ते हैं, तो उस काम आपको किस प्रकार से मैनेज करते थे आप, प्लस साथ में घर यहाँ पर काम भी करना है प्लस पढ़ाई भी करना है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप बाहर रहते हैं और आप दिनचर्या के काम करते हैं तो वो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई पूरा दिन करने वाले हैं नहीं। अगर आप दिन में सोच लें कि मुझे 8 से 9 घंटे पढ़ना है, तो 8 से 9 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, उसके बावजूद 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं, तब भी आपके पास 7 घंटे बचते हैं, 6-7 घंटे। उस 6-7 घंटे में आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं और मैं काम करने के साथ साथ, मतलब मेरा काम होता था उसके बावजूद मैंने होम ट्यूशन्स की एक ली है। तो उसको भी मैंने मैनेज किया, तो ऐसा कोई खास असर पड़ता नहीं है सब चीज़ों का, अगर आप चाहें तो कर सकते अब हम थोड़ा सा चलेंगे उस पर कि आपने 2019 से स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन 18 में हो चुका था, फिर 19 किया, फिर 20 किया, फिर डायरेक्ट फाइनल 21, 3 साल लग गए आपको यहाँ तक पहुँचने में। कभी ये फेज नहीं आया आपके पास कि मन में इस प्रकार का नहीं चला कि यार कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, हमें कुछ दूसरी चीज़ें भी, ऑप्शन भी जिसको कहते हैं, उस तरफ कभी दिमाग नहीं गया, या फिर उसमें क्या दिमाग में चल रहा होता है कि जब नहीं हो रहा था कई बार, उस चीज़ें कैसे हुई? 2020 का मैंने प्री दिया था, उसके बावजूद मतलब जो 2020 का 21 में अटेम्प्ट हुआ था, उसके बावजूद मुझे मेरा इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मेरा हो जाएगा, नंबर लग रहे थे कि प्री में हो जाएगा, बट हो गया था उसमें। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें नज़र आने लगी थी कि मुझे कुछ दूसरा ऑप्शन रख लेना चाहिए। तो मैंने बीएड की तरफ रुझान कर लिया था 2021 में, मैंने बीएड करने की सोच ली थी। तो मैं बीएड करता रहा, मतलब बीएड की पढ़ाई हुई, लेकिन उसके साथ मैंने सीजीएल का कभी नहीं छोड़ा। मतलब मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है तो करना है। तो वो उसके पेपर, जो मेरे बीएड के पेपर थे, वो 1-2 बार एक्सटेंड हो चुके थे। अच्छा। तो जिस वजह से डेट, जब मेरी प्री का रिजल्ट आता है सीजीएल के 2021 वाला, उसी समय मुझे उसके दूसरे दिन बीएड के पेपर देने के लिए निकलना था। अब वहाँ पे मैं दो राह पे खड़ा हो गया कि या तो मैं बीएड के लिए पढ़ूँ, 15-20 दिन उसमें जाऊँ, या फिर मैं अपना सीजीएल का ट्रैक लूँ। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऑप्ट करना था एक चीज़। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, तो मेरे पापा ने वहाँ तुरंत ही बोल दिया था कि
जब तुम्हें सीजीएल करना है तो उसे छोड़ दो, रिस्क लेना ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ से बीएड को छोड़ दिया पूरा। अच्छा, बीएड पूरी तरीके से छोड़ दिया था। 1 साल हो चुका था वो? हाँ 1 साल हुआ था, 1 साल पेपर देना था केवल, मैंने वहीं से छोड़ दिया। फीस फाइनल सबमिट कर दी? हाँ फीस सबमिट सब। अच्छा, फिर अच्छा बीएड वहाँ से आपने ड्रॉप कर दिया? हाँ बीएड ड्रॉप कर दिया। 2020 और 2021 नहीं 2021 का अटेम्प्ट 2022 में जो देना था मुझे उसका अटेम्प्ट था। मतलब सीजीएल पीछे चल रहा था, सीजीएल पीछे दे रहा है। अच्छा हाँ तो फिर उसमें मतलब बाद में ये नहीं रहा। अच्छा उसके रिजल्ट जब आया तो फिर गदगद हुई होगी, मतलब ठीक कहीं का रिजल्ट था तो हाँ वो तो ऑब्वियस ही बात है, आपने जो निर्णय लिया है रिस्क लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टैट सब्जेक्ट आने से मुझे इतना तो पता था कहीं ना कहीं अच्छी खासी जगह पे पहुंच जाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी था कि मैथ्स का जो मैंने प्री के बाद जो तैयारी शुरू करी थी मेंस के लिए, मेरी उसमें मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैं डेली प्रैक्टिस क्लासेस करता था और डेली मॉक देता था। मैंने अप्रॉक्स आप समझ लीजिए उस पीरियड के समय 80 अप्रॉक्स मार्क्स मैथ्स के दिए होंगे मेंस के लिए और 70 से 80 मार्क्स इंग्लिश के दिए होंगे। अगर आप मोटा मोटा क्वेश्चन भी लगा लें 70 मार्क्स रख लें मैथ्स के तो लगभग 7000 क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ के। अच्छा, और अगर इंग्लिश के 80 मार्क्स ले लें तो 16000 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको एक कॉन्फिडेंस देने लगती है कि हाँ अब पेपर मेरा सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, हमारी टीम ने कुछ ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन तैयार किए हैं। इनको आपको फटाफट एक लाइन में 2-3 शब्दों में जितना आप चाहे मुनासिब समझे उतने में आंसर दे दें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप मैक्सिमम जो है दिन में या जो भी ओवरऑल कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? 8-9 आवर्स नॉर्मल 7 to 8 आवर चलती है, लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन पीक फेज पे होती है यानी आपका एग्जाम आने वाला है उसके 1-1.5 महीने मॉक दे रहे हैं तो 10-10 घंटे में चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कई घंटे करता है क्योंकि आप कितना देखिए, आप अगर मोटा मोटा रख लें जिस समय मैंने मेंस दिए थे तो उस समय एक पेपर 2 घंटे का होता है, उसको एनालिसिस करने में 45 मिनट्स के आसपास लग जाते हैं। तो अगर आपने दिन में 2 पेपर तक दिए, मान लीजिए मैथ का दिया एक इंग्लिश का दिया, तो कहीं ना कहीं 5.5-6 घंटे तो आपको पेपर देने में निकलता है। अच्छा, उसके लिए अलग से पढ़ाई करने के लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा आपने बताया कि हम बाहर रूम लेकर रहते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी आपने? नहीं लाइब्रेरी नहीं, मैं रूम ही पे रहता था, पढ़ाई करी। तो आपका क्या मानना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए या? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है तो देखो लाइब्रेरी ज्वाइन करने के 2-3 फायदे होते हैं। एक तो अगर आप खुद में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, दूसरों को देखकर आपके अंदर आ रहा है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए कि आपको मिल रहा है प्रोत्साहन कि आप पढ़ें। दूसरे नंबर पे ये चीज़ें कि अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है पढ़ाई का, शोर शराबा जैसी चीज़ें, तो भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। या आप रूम लेकर रहते हैं और आपके रूम पे 2-3-4 लोग हैं और तब भी नहीं पढ़ाई का माहौल बना है, तब भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है। लाइब्रेरी मन करे तो आप ज्वाइन करिए। इसमें एक खेल रहता है हेल्थ का स्टूडेंट लाइफ में। हाँ ये बहुत बड़ा इशू है। फैक्टर रहता है क्योंकि लोग देखते हैं कि स्टूडेंट दिन भर पढ़ा करते हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? हेल्थ बहुत बड़ा इशू होता है। रीज़न ये है कि अगर आप लगातार पढ़ते रहे, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिए तो आपका वो काम चल नहीं पाएगा। इसलिए आप प्रॉपर खाने पीने पे ध्यान दीजिए और टाइमली चीज़ें करिए। जैसे मेरा टाइम फिक्स होता है कि खाना इतने बजे के आसपास होना चाहिए, दोपहर का भी शाम का भी, तो वो होता है। अच्छा, उससे कोई मतलब परहेज नहीं होगा? हाँ बिल्कुल नहीं। और खाने में ऐसा भी नहीं है कि आज ये बना के छोटा सा खा लिया, ये खा लिया, खाना आपको पूरा खाना है, मतलब घर का खाना है और जैसे आप घर में खाते हैं वैसे खाना है। क्या सोच रहे हैं आप आगे, मतलब कहाँ तक जाने का प्लान है अभी? जाने का कुछ प्लान नहीं है, थोड़ा बहुत सोचा है कि कैसे पढ़ाई करी है जो उससे लोगों की हेल्प कैसे करी जा सकती है। दूसरे नंबर पे अभी तो मेरा केवल एक ही फोकस है, 2023 से अगर मुझे एएसओ मिल जाती है तो ठीक है, फिर उसके बाद बंद कर दूंगा। मुझे ज़्यादा लोगों की सीट खराब नहीं करनी है। मेरा जो एक एम है वो मिल जाता है तो फिर मैं बंद। हर घर में एक नौकरी जरूरी, मतलब मिल जाए तो बेहतर ही है। हाँ मेरे को सीट नहीं जो खराब है, क्योंकि बच्चे जो आते हैं उनका मेन कंपटीशन जो पहले से सिलेक्टेड बच्चे उनसे ही होता है ज़्यादातर। मैक्सिमम आप वहाँ देखने जाए तो 30-35% जो सिलेक्टेड होता है वही दोबारा सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो नस जान चुके होते हैं पेपर की कैसे क्वालिफाई करना है, तो उनके हर बार पेपर क्वालिफाई होते ही रहता है। अच्छा अब ये बताइए कि जब नया विद्यार्थी प्रवेश कर रहा है इस सीजीएल में, उसके लिए क्या कुछ सुझाव अगर देना चाहें सीएम सिंह के द्वारा, कुछ सुझाव मिल जाए, कुछ जो कूदने वाले हैं, कूद रहे हैं, क्या स्टार्ट कहाँ से कैसे क्या करें? जो आए हैं नए नए उनके लिए ये मत सोचे कि आपको अभी आज आपने तैयारी शुरू करी है 2 महीने बाद में पेपर क्वालिफाई कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक रियलिटी में लोगों को देखकर कि मैंने 3 महीने तैयारी करी मेरा पेपर क्वालिफाई होगा, ये मैं बिल्कुल एक
झूठ मानता हूँ, बिल्कुल बोल दिया गया है झूठ, उनकी तैयारी पहले से होती है। अच्छा। रीज़न ये है, आपको कोर्स ही कंप्लीट करने में मिनिमम आप टाइम लगाएंगे अगर तो 6 से 7 महीने ज़रूर ही लग जाएंगे। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं आप इत्मीनान से सबसे पहले आकर के अपना कोर्स कंप्लीट करिए एक एक सब्जेक्ट का, और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, ये सबसे बड़ी। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस रखिए, प्रीवियस ईयर से शुरू करेंगे, तब आपको पता चलना शुरू होगा कि जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, अच्छा, लेटेस्ट पैटर्न पे। तो इन चीज़ों को खास ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आप मॉक की तरफ मूव हो जाइए, पूरी मॉक देने शुरू कर दीजिए। अधूरे में मॉक मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको निराशा ही हाथ लगेगी। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ शिवांग सिंह, जिनसे हमने चर्चा की है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे हैं जो हमसे बन पड़ता था कि हमें ये आवश्यक लगे कि हमें ये पूछ लेना चाहिए। अगर आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, हम भरसक प्रयास करेंगे कि इसका जवाब आपको दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आप हमारे चैनल पर आए, और बहुत सारे विद्यार्थी जो देखेंगे उनको शायद हेल्प हो सके। हाँ बिल्कुल आदित्य, आप इस माध्यम से हमसे मिले और लोगों को, कई सारे लोगों को इस बात से प्रोत्साहन मिलेगा, और ये काम अपना आप निरंतर जारी रखिए, क्योंकि आप जब लोगों से मिलते रहेंगे, अगर आपकी इस मुहिम से एक भी बच्चा आगे निकल गया या उसके अंदर इस बात की लालसा जग गई कि मैं इस तरफ अपना रुझान कर लूँ और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। और ये काम करते रहिए, और इनके चैनल जरियत में जारी को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।